सारे श्रोताओं को नमस्कार। आज थोड़ा सा मैं आपको मिश्र देश प्रस्तुत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी त्रिवेदी स्वर गुर्जरी में आपका स्वागत करती हूँ। अभी हमने बहुत ही मेलोडियस राग देश की एक झलक सुनी, जिसे प्रस्तुत किया वर्ल्ड रिनाउंड सरोद मैस्ट्रो पंडित ब्रिज नारायण जी ने। पंडित जी, स्वागत है स्वर गुर्जरी में आपका। और हमें बहुत गर्व है कि आज इतने बड़े कलाकार हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत ही अहम बातें करेंगे क्लासिकल म्यूजिक के बारे में। पंडित ब्रिज नारायण जी हमारे रिनाउंड सारंगी प्लेयर सारंगी मैस्ट्रो पंडित राम नारायण जी के सुपुत्र हैं और उनका बेटा हर्ष नारायण भी बहुत अच्छा सारंगी प्लेयर है। तो 3 जनरेशन से संगीत उनके घर में चला आया है और उन्होंने शिक्षा उस्ताद अली अकबर खान से ली है। अपने पिताजी पंडित राम नारायण जी से भी संगीत सीखा है और 1971 से वो कॉन्सर्ट्स देश विदेश में करते हैं। वो न सिर्फ कॉन्सर्ट करते हैं लेकिन विश्व स्तर पर संगीत का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अपना संगीत लोगों तक पहुँचे। उनको बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, प्रेसिडेंट गोल्ड अवार्ड, फिर श्रेष्ठ कला शिरोमणि अवार्ड, स्वरभूषण अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिल चुके हैं। तो ऐसे कलाकार आज हमारे साथ बहुत अच्छी और रसप्रद बातें करेंगे और उनका सरोद सुनना वो तो एक डिवाइन जर्नी है। तो ऐसे कलाकार जो देश विदेश में पढ़ाते भी हैं, संगीत की शिक्षा देते हैं कई इंस्टीट्यूट्स में, तो ये कलाकार आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो शुक्रिया पंडित जी, और उनकी बातें, उनका संगीत हम सुनेंगे। और स्वर गुर्जरी को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता और आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस कहाँ था और क्या बजाया था आपने? मेरा बचपन 3 जगह में बीता है। एक तो मेरा जन्म हुआ था उदयपुर राजस्थान में, और वो जन्म के बाद मैंने जैसे पहले आपको भी बताया है कि मेरे घर पे म्यूजिक नहीं था। पहले मेरे दादाजी जो थे वो दिलरुबा बजाते थे और भजन गाते थे। और इसी तरह एक दिन एक गंगा गुरु आए हमारे घर पे और सारंगी छोड़ के चले गए, कहने लगे जाते वक्त में पिकअप करूँगा। तो इस तरह से वो गंगा गुरु जो सारंगी छोड़ के गए थे मेरे पिताजी, वो सारंगी को लेके बजाने लगे जैसे बच्चों की आदत है खेलने की। सारंगी इस तरह हमारे घर पे आ गई। मेरे दादाजी ने वो सारंगी को ठीक करके तार वार लगा के मेरे पिताजी को फिंगरिंग टेक्निक मेरे दादाजी ने बताई, और वो फिंगरिंग टेक्निक यूनिक है। वो मेरे पिताजी की ही टेक्निक है जो उस तरीके से सारंगी बजती है। तो
सारंगी हमारे घर पे इस तरह से एंटर हुई। सारंगी बजाते हुए देख के मेरे ताऊ जी पंडित चतुरलाल जी, उन्होंने तबला बजाना शुरू कर दिया। तो हमारे घर पे तबला भी आया, सारंगी भी आई। और क्योंकि मैं घर का पहला बड़ा बच्चा था, इसलिए मुझे सब तरफ से प्रेम मिलता था, बहुत प्यार मिलता था। मेरे ताऊ जी मुझे लेके दिल्ली चले गए। मेरे ताऊ जी बजाते थे उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ, पंडित रविशंकर जी के साथ और विलायत खान साहब के साथ। तो मुझे सरोद की ध्वनि ने बड़ा इम्प्रेस किया। सरोद की ध्वनि मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे बहुत आनंद आता था वो ध्वनि सुन के। और ताऊ जी तबले पे होते थे, तो मैंने कहा कि मैं तो सरोद बजाऊंगा। तो मैंने इस तरह से मेरे घर हाथ पे सरोद आया। पिताजी को कहा मेरे को तो सरोद सीखना है, तो उन्होंने मुझे सरोद लेके दिया एक। मुझे अच्छी तरह से याद है, 500 रुपये में सरोद लेके मेरे पिताजी ने मुझे प्रेजेंट किया। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी। अच्छा, अब जो बेसिक बात है वो ये थी कि एक गुरु का नाम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। एक थे दुलाल सेन जी, ये स्टाफ में थे ऑल इंडिया रेडियो के। इन्होंने मुझे सरोद की बारीकियां भी बताई और उसके बाद उस्ताद अली अकबर खान साहब का मैं शिष्य हो गया और पूरी सरोद की शिक्षा, पूरा सरोद का हैंडलिंग ये मैंने उस्ताद अली अकबर खान साहब से सीखा। वंडरफुल। यस जी। वो तो सरोद के मास्ट्रो है। हाँ जी। यस। अब बात क्या होती है कि मेरे ताऊ जी के पास रहता था, तो ताल कैसे होनी चाहिए, ताल में कैसे रहना चाहिए, ये शिक्षा मुझे वहाँ से मिली। अली अकबर खान साहब से मुझे सरोद की हैंडलिंग की शिक्षा मिली। और 1965 14 अक्टूबर को मेरे अंकल की डेथ हो गई दिल्ली में। तो मैं बम्बई आ गया अपने पिताजी के पास। यहाँ मेरी शिक्षा दीक्षा चालू रही। यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि सरोद को हैंडल करना अली अकबर खान साहब से सीखा। ताल की तालीम मुझे मेरे चाचा जी पंडित चतुरलाल जी से, ताऊ जी से मिली। और सरोद की जो संगीत की शिक्षा है, संगीत में ये आता है रागों को कैसे देखना, रागों का विस्तार कैसे करना, उसके अलग अलग अंगों को उन्होंने इंट्रोड्यूस करके मुझे सिखाया। दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी है। मतलब गुरु कृपा से आपको घर में सारंगी मिली। हाँ। और बाकी सब वाद्यों का भी एक बिल्कुल जी, जज्बा बिल्कुल। बना, तो इट्स अ वंडरफुल थिंग। अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, तो ये तो गुरु की कृपा हो गई आपके बस फैमिली के ऊपर। मैं बहुत भाग्यवान रहा हूँ कि मेरे घर वालों से मुझे बहुत प्यार मिला और शिक्षा दीक्षा सब घर में ही हुई। पर आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस कहाँ हुआ और आपने क्या बजाया? हाँ, अभी जब मैं दिल्ली में मेरे ताऊ जी के पास था, तो एक प्रोग्राम अरेंज किया उन्होंने। बहुत बड़े कोई एक फ्रांस के पोइट आए हुए थे एंड ही वाज अ नेशनल गेस्ट। उनके लिए संगीत करना था, तो मेरे ताऊ जी ने मुझे कहा तुम बजाओ इसमें। ओके। तो मेरे ताऊ जी ने ही मेरे साथ तबला बजाया। अरे और सप्रो हाउस दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ। मेरी उम्र थी 12 साल। फर्स्ट टाइम आई प्लेड माय फर्स्ट कॉन्सर्ट देयर। और यहाँ मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मैं नर्वस था, पहली बार स्टेज पे पूरा हॉल भरा हुआ था, तो मेरे हाथ पे तो पसीने आ रहे थे। मगर मेरे ताऊ जी ने इतना अच्छा एनकरेज किया मुझे, और मुझे बजाने के बाद बहुत शाबाशी दी। बोले ये अच्छा तुमने बजाया, अब और अच्छा बजाना इसके बाद। आपकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 12 साल। ओहो। 12 साल। और कौन सा राग बजाया मैंने आपने? राग बजाया था। मेरी घर पे शिक्षा बहुत हो रही। हमारे घर में हमारे घर के जो हम लोग राग ज़्यादा बजाते हैं, और जिसका मुझे भी शौक है। एक तो है मारवा, श्री, ये शाम के राग, हेमन, बिहार, ये शिक्षा मुझे बचपन से मिल रही इन रागों। ओके। तो ये मैंने राग बजाया, मैंने बजाया। वहाँ उस दिन शाम का प्रोग्राम था, तो श्री बजाया था। ओह वेरी नाइस। जी। पर सारंगी तो बहुत ही मतलब मीठा वाद्य है। हाँ। और उसकी एक अलग इम्पैक्ट है। और आपके पिताजी पंडित रामनारायण जी, हाँ जी। उन्होंने ही उसको इंट्रोड्यूस किया। हाँ यानी कि ऐसा बोलते हैं कि वो दरबार से लेके क्लासिकल म्यूजिक में लेके आया। जी। हाँ। तो
इतनी बड़ी जो ये इंस्ट्रूमेंट की खुद की ताकत है, तो आपने सरोद क्यों पसंद किया? क्या स्पेशलिटी है सरोद में जो जिसने आपको अट्रैक्ट किया? सरोद की स्पेशलिटी है ये कि इसकी जो ध्वनि है, सरोद की जो ध्वनि है वो बड़ी ही अलौकिक, बहुत गंभीर प्रकृति का वाद्य है। और जब मैं छोटा था तो मैं इमेजिन करता था उस्ताद अलीकबर खान साहब बजा रहे, तो मुझे ऐसा लगता भक्ति, बहुत बढ़िया भक्ति उनके बजाने में। उस टाइम पे वो बजाते थे, उनको बड़ा शौक था बजाने का, तो ऐसा मैंने उनको सुना, मैं भूल नहीं सकता। तो सरोद की ध्वनि से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और फिर इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सरोद बजाऊंगा। हाँ जी। आपने फिल्मों में बजाया है? फिल्मों में बजाना पड़ता है आर्टिस्टों को, क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम। वेरी गुड। और फिल्मों में भी मैंने जो भी कुछ बजाया है, फिल्मों में भी जो अच्छे संगीतकार थे वो सरोद को, सारंगी को बहुत अच्छा यूज किया है उन्होंने। जी। पंडित रामनारायण जी, उनसे आपने स्पेशली क्या सीखा? उनकी कोई सलाह या एडवाइस है संगीत के बारे में जो उन्होंने आपको दी है? संगीत, हमारा भारत का जो संगीत है, इसकी उत्पत्ति हुई है मंदिरों से। ये बहुत प्राचीन, आज भी जितने प्राचीन मंदिर है उसमें भक्ति से, राग और ताल के हिसाब से भजन गाए जाते हैं, वहाँ पे कीर्तन होता है। तो हमारा जो संगीत है वो भक्ति संगीत है एक्चुअली। इसको एंटरटेनमेंट कहना गलत है, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत है, शास्त्र युक्त संगीत है। इसलिए इसको एंटरटेनमेंट के लिए दूसरे संगीत है, जैसे फिल्म का संगीत हो गया और कुछ लाइट म्यूजिक हो गया, कुछ फोक म्यूजिक हो गया, ड्रामा का म्यूजिक हो गया, वो एंटरटेनमेंट का म्यूजिक है। मगर जब शास्त्रीय संगीत है तो शास्त्रों को हमको फॉलो करना चाहिए। तो मेरे पिताजी से मैंने ये सीखा है, संगीत को भक्ति से करना है। संगीत की, जैसे मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि अल्लाह यानी कि भगवान को हम लोग उस राग के सुरों को ऐसा बजाएं कि भगवान के प्रति तुम भक्ति से अपनी बात कह सको। इसलिए ऐसे बुलाते हैं भगवान को। जी हाँ, जी हाँ। और हमारे यहाँ पे ये ही संगीत ऐसा है पूरी दुनिया में, जिसमें सुबह के राग, लेट मॉर्निंग राग, अर्ली आफ्टरनून राग, और दूसरा है आफ्टरनून राग, इवनिंग राग, नाइट राग, और हमारे यहाँ पे सीजनल राग, जैसे बारिश के दिनों में मल्हार। और दूसरा है विंटर के सीजन में केदार का प्रकार होता है, केदार के प्रकार विंटर में गाए बजाए जाते हैं। बसंत ऋतु में बसंत राग, ये सब इम्पैक्ट बहुत आती है प्रहर के हिसाब से और ऋतु के हिसाब से। तो अष्टप्रहर के राग हमारे यहाँ पे बने, ये डिसिप्लिन हमारे संगीत में है। ओके। मुझे ये पूछना है कि पारंपरिक म्यूजिक और अभी का आधुनिक जो क्लासिकल म्यूजिक में बहुत ट्रेंड बदल गया है, तो आप वो डिफरेंस को कैसे महसूस करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमारे संगीत के अंदर हर कलाकार अपनी प्रस्तुति अपने आत्मा के और अपने पसंद के हिसाब से करता है, ये रखते हुए उस राग का डिसिप्लिन, उस राग की आरोही अवरोही, जो उसके 10 प्रकार से राग बनते हैं, उन डिसिप्लिन को रख के वो अपने अपने हिसाब से बजाता है। तो जैसे जैसे कलाकार को तालीम मिली होती है, शिक्षा मिली होती है, उस हिसाब से करते हैं। तो हमारा संगीत हमेशा बदलता रहा है, बदलना भी चाहिए। बदलना चाहिए, आप मानते हैं ना? Yes, yes. ओके। क्योंकि ये भी एक नजरिया है कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल वे में ही क्लासिकल प्रेजेंट करना चाहिए, पर मुझे लगता है कि यूथ की चॉइस को सोचते भी थोड़ा सा चेंज होना जरूरी है। चॉइस से तो वो अपना काम करें, मगर बेसिक जो डिफरेंस है, बेसिक जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 लक्षण होते हैं राग को खड़ा करने के। अच्छा। उनको डिस्टर्ब नहीं करके
वो क्या अपनी 10 लक्षण, उसमें से 2-4 कुछ आप बता सकते हैं? हाँ जी, जैसे 10 लक्षण में से है आरोही अवरोही, दैट इज असेंडिंग डिसेंडिंग, वादी संवादी, अल्पत्व बहुतत्व, कौन सा सुर ज्यादा लगेगा कौन सा सुर कम लगेगा, कुछ सुरों पे न्यास है, कौन से सुर नहीं लगाने चाहिए, ये 10 लक्षण है इस तरह से। वादी संवादी चलन चलन पकड़ राग की, पकड़, तो इस तरह से राग को खड़ा करना चाहिए, उसको नहीं डिस्टर्ब करके अगर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन उस आर्टिस्ट की हो अच्छी, तो वो ही एक लाजवाब बात होती है कि संगीत जो है वो तो ईश्वर की भक्ति है, उसको करना चाहिए वैसे जी। अभी आज के जो माहौल है कोविड का, हाँ उसमें तो महफिलें बंद हो गई है, हाँ जी। तो आपको ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स में क्या लगता है आपको? कैन यू एंजॉय दैट काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स? और गुणीजनों की महफिल का वो वक्त वापस आएगा, आपको लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है आज हमारे देश में फिल्म म्यूजिक का बहुत वो चलन हो गया है। वो म्यूजिक भी अपने हिसाब से, फिल्म के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से तो ठीक है, मगर हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक की, तो क्लासिकल म्यूजिक का एक अपना माहौल होता है। लोग, गुणी लोग हमारे सामने बैठ के सुनते हैं, उसमें मिस्टेक नहीं कर सकते, क्योंकि आप मिस्टेक कैसे करेंगे उसमें, वो आप पकड़े जाएंगे और गुणी लोग आपको कहेंगे आपने ये काम गलत किया, यहाँ पे ये चीज़ ठीक नहीं है। इसलिए बड़ी साधना की ज़रूरत है, और साधना को समझने के लिए मुझे क्या लगता है कि नंदिनी जी, हमारे सरकार को इसको प्रिजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं ये सलाह देता हूँ कि स्कूलों में कुछ संगीत की शिक्षा देनी चाहिए, कम से कम बताना चाहिए कि हमारा प्राचीन संगीत कितना भव्य है और कितना रिच है। नहीं, जिस कंट्री में उसकी कल्चर नहीं जिंदा रहेगी, वो कंट्री का कभी भला नहीं हो सकता। आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हैं। बहुत सही बताया आपने। हाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है, और इस काम में हमारी सरकार को इसमें ज़रूर सीरियसली सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि भाषा और संस्कृति नहीं रहेंगे तो पूरा देश का कल्चर ही नहीं रहेगा। अभी मैंने आपको यहाँ पे एक बात कहनी, मैंने कम से कम 17-18 अमेरिका में यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन दी है हमारे संगीत के बारे में, और एक JMF करके संस्था है यूरोप में, जिसमें 3 महीने में 90 कॉन्सर्ट्स करने थे मेरे पिताजी को, और मुझे भी उसमें मेरे पिताजी लेके गए, तो मैं सरोद भी बजाता था, सरोद को एक्सप्लेन करता था कि सरोद क्या है। तो इस तरह से फॉरेन कंट्री में भी ये काम, स्कूलों में ये जो काम होता, मैं जो लेक्चर्स देता था ये स्कूलों में देता था। बहुत अच्छा है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को फॉरेन वाले ज्यादा मुझे लगता है अप्रिशिएट करते हैं। और अभी यहाँ पे स्पीच पैके भी वो काम कर रहा है, मगर वो उस और अच्छे ढंग से, बड़े ढंग से होना चाहिए। आपका कोई एक्सपीरियंस, जो आपने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स विदेश में भी की है, हाँ जी, तो वहाँ के लोगों का और यहाँ के ऑडियंस में कुछ डिफरेंस आपको लगता है? देखिए, संगीत जो है ये आत्मा की चीज है, इसमें फीलिंग और महसूस करना ये ही बात है, और कोई बात नहीं है। तो हर इंसान, चाहे वो अमेरिका का हो, इंडिया का हो या अफ्रीका का हो, वो फील करता है, तो संगीत उसको टच करता है। तो संगीत की ना तो कोई बाउंड्री है ना कोई भाषा है, वो दिल की दिल में ही समझ जाता है कि ये बात। फिर ऑडियंस चाहे अमेरिका की हो या इंडिया की, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिल को छूना चाहिए जी। और वो दिल को छुएगा तब जब आप बहुत सीरियसली, अभी मेरे पिताजी, ये मैंने मेरे पिताजी से सीखा है, पंडित राम नारायण तो पद्म विभूषण है, वो जब स्ट्रगल कर रहे थे तो 1972 से मैं उनके साथ यूरोप के टूर पे रहा। वहाँ पे भी वो इतना सीरियस बजाते थे जैसे इंडिया में गुणीजनों के सामने बजाते हैं।
ये तो उन्होंने मुझे कहा, कभी भी संगीत बजाओ, भक्ति से बजाओ, श्रद्धा से बजाओ और सिंसियरिटी से बजाओ। सही बात है। तो ये 2-3 लोगों को मैंने इस तरह से देखा। एक मेरे पिताजी हैं उस्ताद अली खान, और मेरे ताऊ जी, उन्होंने उधर वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग्स की हुई है सोलो तबले की। तो तबला उन्होंने जो बजाया है वो ट्रेडिशनल तबला बजाया हुआ। हाँ, अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें आज हमारे देश में तालियां लेने के लिए चीप गिमिक्स आ गई है, वेरी गुड। तो वो अवॉइड करना चाहिए। पंडित जी, सरोद की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। हमारे यहाँ 2 मत चल रहे हैं सरोद के बारे में। एक मत तो ये है कि इसकी उत्पत्ति रबाब से हुई है। अफगानिस्तान में रबाब बजता था, तो पहले अफगानिस्तान हिंदुस्तान का ही पार्ट था जिसको कंधार कहते हैं, और कश्मीर में भी रबाब बजता था, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। मगर अब ये हुआ है कि उसको कहने लगे कि ये विदेश से आया है इंस्ट्रूमेंट। एक मत तो ये है कि रबाब से इसकी उत्पत्ति हुई है। मेरा मानना ऐसा है, जो मैंने और लोगों से भी सुना है, चंपारण के मंदिर, अमरावती के कुछ गुफाओं में और अजंता अलोरा की गुफाओं में, विदिशा के कुछ स्तूप हैं, वहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं, और चंपारण के मंदिरों में भी कुछ स्कल्पचर्स ऐसे बने हुए हैं जिसमें सरोद जैसा वाद्य, और उसी आसन में लेके बैठे हुए बजा रहे हैं। हम जिस आसन में बजाते हैं सरोद, उसको कहते हैं गौमुख आसन। इस हिसाब से तो मालूम होता है कि सरोद बड़ा प्राचीन वाद्य है और हिंदुस्तानी वाद्य है। ओके जी। तो फॉरेन से नहीं आया है? नहीं। ओके जी। पंडित जी, क्लासिकल म्यूजिक में काफी यंगस्टर्स भी आज दिखते हैं। हाँ जी। दे आर डूइंग गुड वर्क। हाँ जी। तो आपका नजरिया क्या है, जो आज की पीढ़ी क्लासिकल म्यूजिक सीख रही है, उसके बारे में? आज की पीढ़ी बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छी तरह से वो काम करेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है। और हार्ड वर्किंग भी है और टैलेंटेड भी है। ये सारी चीज़ें वो है जिससे कि संगीत हमेशा, हमारा शास्त्रीय संगीत जीवित रहेगा। पर उनमें पेशेंस है? जो पहले के कलाकार जैसे 1-1 घंटा बजाते थे, तो अभी तो ऐसा लगता है कि यंगस्टर्स हैं, उनकी पेशेंस कम है, उनको थोड़े में ज्यादा दिखा देना है। तो उसके बारे में आपका क्या नजरिया है? आपका बेटा भी बहुत अच्छा सारंगी प्लेयर है, हर्ष। तो बहुत लकी है, क्योंकि हर्ष को घर में तालीम मिली है मेरे पिताजी से। ओके। पंडित राम नारायण जी से उसने सारंगी सीखी है। अगेन, वर्ल्ड बेस्ट टीचर ही हैज। तो वो एडवांटेज हर्ष को है, बाहर नहीं जाना पड़ता, किसी से सीखना नहीं पड़ता। तो हर्ष बहुत अच्छा बजा रहा है। रेडियो से भी वो अभी A क्लास आर्टिस्ट है, और हर साल विदेश में जाके वो प्रोग्राम करता है। वो बहुत टैलेंटेड है हर्ष। मतलब नई पीढ़ी मेहनत तो करती है। मेहनत कर रही है। जी हाँ। ओके। जी हाँ। मुझे ये भी जानना है कि आपने पंडित रामनारायण जी के नाम से एक फाउंडेशन बनाया है, और आप बहुत अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि एग्जैक्टली क्या होता है उस फाउंडेशन में? हमारा इस फाउंडेशन को चलाने का मकसद ही ये है कि जो लोगों को रिकग्निशन कम मिली है और बड़े गुणी लोगों का आदर करना, इस फाउंडेशन का मेन उद्देश्य है। तो हम लोगों ने कम से कम टॉप क्लास जो लोग हैं उनको भी हमने अवार्ड्स दिए हैं और उनका सम्मान किया है, उनके प्रोग्राम रखे हैं। और हम लोगों को चाहते हैं कि भारतीय संगीत जो पुराने प्राचीन समय में होता था, ट्रेडिशनली, अच्छी तरह से प्योरिटी के साथ, तो ये फाउंडेशन का ध्येय ये है। इसमें हम यंग लोगों को भी प्रस्तुत कर रहे हैं और यंग लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपके लिए ये फाउंडेशन, हम उस प्लेटफॉर्म उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। कितने साल से ये फाउंडेशन? ये फाउंडेशन को चलते चलते कम से कम 25 साल हो गए। अरे वाह,
बहुत अच्छी बात है। जी। पर मुझे लगता है कि ऐसे फाउंडेशन को चलाना, रन करना इट इज़ डिफिकल्ट। तो फंड का कुछ प्रॉब्लम होता है या आपको ऐसे कोई दाता मिल सकते हैं या आपके खुद के फंड से ही आप करते हैं? हमने अभी तक, मेरे पिताजी ने अपने खुद के फंड से ये फाउंडेशन चलाया है, और अभी हमको अगर कुछ फंड्स मिलेंगे तो हम ये प्रोग्राम को और अच्छी तरह से अच्छे स्केल पे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जी हाँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप इतनी अच्छी प्रवृत्ति कर रहे हैं तो लोगों तक तो पहुंचनी चाहिए, लेकिन जो हमारे डोनर्स है वो भी कुछ हेल्प करे तो अच्छा रहेगा, जी मुझे हाँ, लगता जी है। हाँ। क्योंकि मैंने देखे हैं आपके प्रोग्राम्स, और नए नए जो कलाकार है, उभरते जो कलाकार जी, हैं, उनको जी। आप अच्छे से प्लेटफॉर्म देते हैं। जी, जी हाँ। और जो सम्माननीय कलाकार है उनका आप अभिवादन करते जी हैं। हाँ। उनमें से किसके देखिए, जो हम आनंद लोगों लिया ने है? बहुत फरीदुद्दीन डागर बहुत पुराने कलाकार हैं, उस्ताद Right. अब्दुल हमीद जाफर खान, ओके। उनका हमने सम्मान किया है। गंगूबाई हंगल का सम्मान अरे। किया है, और प्रभा अत्रे का सम्मान किया है। इस तरह से हमने बहुत सीनियर लोगों का सम्मान किया, और ये कम से कम 15-16 लोगों की अरे। हम लोगों ने सम्मान किया है। अभी लास्ट का जो प्रोग्राम हुआ उसमें मैंने रामाश्री झा साहब का भी हमने सम्मान किया, उनका प्रोग्राम रखा, और बहुत अच्छी ये हम ये करते हैं। और उनसे हम लोग ये भी करवाते हैं कि वो संगीत के बारे में बताएं, रागों के बारे में बताएं, ताकि लोगों को उसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन जाए। वेरी ट्रू। जी। बहुत अच्छा है। ये तो आपका जो कार्य है प्रशंसनीय है, जी। और हम चाहते हैं कि ये फले फूले, जी। और पंडित रामनारायण जी का नाम भी ऐसा ही फले फूले। Yes, thank you very much. सो बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में। संक्षिप्त में बात हुई। जी। आपका तो बड़ा लेक्चर भी रखना चाहिए, पर कभी करेंगे। जी। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप आखिर में कुछ सुनाइए थोड़ा सा। मैं आपको सिर्फ मेघ की थोड़ी सी झलक बता देता हूँ। वाह, क्या बात है। माहौल बन गया बारिश का। जी। थैंक यू वेरी मच। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए, मेरे साथ बात की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे हमारे संगीत के बारे में, और फ्यूचर में मैं आपको हमारा संगीत, योग और स्पिरिचुअलिज्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ये हम अगले किसी एपिसोड में इसके बारे में भी बात करेंगे। जरूर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।